वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि बीए द्वितीय वर्ष से संबंध रखता होगा, मतलब कि बीए सेकंड ईयर एजुकेशन पेपर 2 के बारे में ओवरऑल हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले पेपर 1 से संबंधित वीडियो अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसकी वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध हो चुकी है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने का प्रयास रहेगा, तो आप लोग वैसे भी देख लीजिएगा, वो अपलोडेड है। ओके, ध्यान रखेंगे, लाइव क्लास भी उसकी हुई थी। और यहाँ पर हम बात करेंगे कुल मिलाकर के बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित चर्चा होनी है। और शिक्षा शास्त्र के बारे में ध्यान रखेंगे। शिक्षा शास्त्र को अंग्रेजी में एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। बीए सेकंड ईयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र को अंग्रेजी में पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ मतलब शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात ध्यान रखेंगे। तो द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। आपका नाम क्या द्वितीय प्रश्न पत्र का? शैक्षिक विचार एवं व्यवहार। क्या नाम है? शैक्षिक विचार एवं व्यवहार। और जहाँ ध्यान रखेंगे एवं लग जाता है, एवं लगने के बाद में यहाँ पर शैक्षिक विचार है ना, तो यहाँ पर शैक्षिक व्यवहार भी होना चाहिए। लेकिन एवं जो शब्द है या और जो शब्द है तथा जो शब्द है, यह कहीं ना कहीं पे ये जो शैक्षिक है इसको एक बार लिख दिया तो मतलब कि शैक्षिक विचार एवं शैक्षिक व्यवहार। मतलब अंग्रेजी में अगर इसको हम देखें तो थॉट एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। मतलब क्या कह रहा है? विचार और व्यवहार कैसा? शिक्षा में विचार और व्यवहार के बारे में हमको इस पेपर के अंतर्गत, मतलब इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत डिस्कस करना होता है। आइए और आपको थोड़ा बहुत बातें बताऊं। नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। जो है 2022 ओके, न्यू सिलेबस 2022 के बारे में चर्चा होनी है। विस्तार से हम हर एक मुद्दे को समझेंगे। आपका जो प्रश्न पत्र होता है लगभग 4 इकाइयों में बटा हुआ होता है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4। मतलब इकाई को अंग्रेजी में यूनिट के नाम से जाना जाता है। यह बात सभी को पता होगी। चलिए, बिना इधर उधर की बातें को बताते हुए आपको मैं प्रारंभ करता हूँ दर्शन के बारे में, मतलब कि इकाई 1 के बारे में। इकाई 1 से संबंधित जब भी आप इकाई 1 में प्रवेश करते हो, इकाई 1 में आपको सबसे पहले जानना पड़ता है कि आखिरकार पेपर जो है ना, उस पेपर का कॉन्सेप्ट क्या है, उस पेपर की अवधारणा क्या है, उसके बारे में हमको चर्चा करनी होती है। जैसा कि यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा, यूनिट 1 के अंतर्गत आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अवधारणा समझनी है। अवधारणा को हम क्या कहते हैं भाई? जब अर्थ और परिभाषा को मिला लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अवधारणा। इसीलिए किसी भी मुद्दे को पढ़ने से पहले उसकी अवधारणा को समझना परम आवश्यक होता है, क्योंकि अवधारणा में ही कहीं ना कहीं पे आपका मीनिंग और डेफिनेशन निहित होता है। अवधारणा को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं और कॉन्सेप्ट इज पावर। मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट जो होता है किसी भी टॉपिक का एक प्रकार से आत्मा होती है, तो कॉन्सेप्ट जो होता है इसको एक प्रकार से वो सोल होता है टॉपिक का। तो टॉपिक ऑफ सोल जो है किसको कहा जाता है? कॉन्सेप्ट को। ध्यान रखेंगे, ये मैं खुद के तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप कोई मुद्दे का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम हर एक मुद्दे का, अब जब वीडियो आपके सामने लाइव जो है डालेंगे या फिर लाइव जो वीडियो आपके सामने आएगी, वैसे कॉन्सेप्ट को लेकर के 1-2 वीडियो अपलोडेड हैं। लगभग 4-5 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया था, मतलब कि लाइव हो चुकी थी क्लास। तो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्सेप्ट जो होता है इसको समझना परम आवश्यक होता है। इससे संबंधित आपके चैनल पर वीडियो पहले से लाइव हो चुकी हैं, अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट में हमने बना दिया था, उसको देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यूनिट 1 में आपके सिलेबस के अंतर्गत क्या संकलित है पेपर 2 के अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आप दर्शन और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। दर्शन को क्या कहते हैं आप? फिलोसॉफी। क्या कहते हैं दर्शन को? फिलोसॉफी कहते हो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक, फिलोसॉफी। ओके, फिलोसॉफी की बात की जाए तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, फिलोस और सोफिया। किससे बना होता है भाई? तो फिलोस और सोफिया से बना होता है जो दर्शन। और शिक्षा का मतलब क्या होता है? एजुकेशन। क्या? एजुकेशन। तो ध्यान रखेंगे, ये इसकी अंग्रेजी मीनिंग होती है। तो हमको फिलोसॉफी और एजुकेशन के मंझे हुए, मतलब दोनों के मिले हुए भाग के बारे में पढ़ना है इस पेपर के अंतर्गत। जैसे आपने पेपर 1 में पढ़ा होगा शिक्षा मनोविज्ञान,
ठीक इसी प्रकार से इसके अंतर्गत हम जो है दर्शन शास्त्र और एक प्रकार से शिक्षा शास्त्र को मर्ज करके पढ़ेंगे। मतलब बात की जाए अगर इसको एक फॉर्म में कहूँ तो इसको आप एजुकेशनल फिलोसॉफी बोल सकते हैं। तो एजुकेशनल फिलोसॉफी इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने जो है एक प्रकार से जो साइकोलॉजिकल मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी थी उसको आपने देख ही लिया। अब यहाँ पर एजुकेशनल फिलोसॉफी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही मनोविज्ञान और जो है एजुकेशन का संबंध था, यानी मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का संबंध था, एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे। मतलब एक के बिना दूसरे का एक प्रकार से कल्पना करना एक प्रकार से अधूरा माना जाता था, कंप्लीट नहीं माना जाता था। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा शास्त्र के अध्ययन करने में अगर आपने दर्शन शास्त्र को नहीं पढ़ा, दार्शनिक विचारों को नहीं पढ़ा या फिर दार्शनिक जो चीज़ें हैं उनको नहीं पढ़ा, तो आप शिक्षा शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं और शिक्षा शास्त्र कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसीलिए दर्शन के हमको कुछ पहलुओं पर चर्चा करनी होती है। यहाँ पर आपको बता दें दर्शन का मतलब क्या होता है। दर्शन मीन्स होता है विचार। दर्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा भाषा में समझो तो विचार। और विचार जो होता है वह किससे उत्पन्न होता है, शिक्षा के माध्यम से विचार उत्पन्न होते हैं। जिस व्यक्ति की शिक्षा जितनी अच्छी होती है उस व्यक्ति का जो विचार होता है उतना ही अच्छा निकलता है। यह बात ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा से विचारों की क्वालिटी में वृद्धि होती है, मतलब विचारों के जो गुणवत्ता होती है उस गुणवत्ता में क्या होता है, वृद्धि होती है। यह बात ध्यान रखेंगे। और जब विचारों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, धीरे धीरे उन्हीं विचारों की गुणवत्ता में जो है इंक्रीज होता गया, गुणवत्ता में वृद्धि होती जाती है। और वह विचारों का पुंज एक प्रकार से तमाम, हमने एक साल पहले कुछ विचार बनाए होंगे, उससे बाद में कुछ विचार हमने दिए, उसके बाद में कुछ विचार दिए, धीरे धीरे इन विचारों के पुंज को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। मेरे भाई ध्यान रखेंगे इतनी बात। मेरे बहनों, जितनी भाई बहनों जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दबा करके। बहुत ही आसानी से एक एक मुद्दे को समझाऊंगा, यह बात ध्यान रखेंगे। तो आज से दर्शन का मतलब सीधा सा होता है विचार। विचार का मतलब क्या होता है कि आपके उनमें जो मनोभाव चल रहे हैं उन मनोभावों को, उन आत्म भावों को, उन शारीरिक भावों को, उन वाचिक भावों को, जो भी आपके अंदर हैं, आपके अंदर की जो भारतर्सना है, जो अंदर का एक प्रकार से आपके अंदर का अहम है, उस अहम को आप भाषा जैसी संप्रेषण माध्यम के मतलब कि भाषा एक क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। तो भाषा के माध्यम से आप अपने अंदर के अहम को, आप अपने अंदर की विचारधाराओं को बाहर लाते हैं और वही विचारधाराएं क्या कहलाती हैं, उन्हीं विचारधाराओं के इकट्ठे हो जाने पर हम उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा की उपज क्या है, शिक्षा किससे बनती है, शिक्षा विचारों से बनती है। शिक्षा विचारों से बनती है। और विचार किससे बनते हैं, विचार की गुणवत्ता में किससे वृद्धि होती है, तो शिक्षा से वृद्धि होती है। बात ध्यान रखेंगे। तो विचार शिक्षा से बनते हैं और विचारों के संगठन को हम शिक्षा कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। तो शिक्षा और विचार मतलब शिक्षा और दर्शन दोनों क्या हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा हेड है तो मेरे भाई कौन टेल होगा, बताएं, दर्शन क्या होगा, टेल होगा। अब आप कहेंगे सर जी जब दर्शन टेल होगा तो टेल आपने उसमें बताया था कि मनोविज्ञान भी टेल होगा, तो ठीक वही पोजीशन वहाँ पर भी शिक्षा को एक अलग रख दीजिए। तो उस तरीके से मतलब ना तो मनोविज्ञान के बिना शिक्षा शास्त्र पूरा हो जाएगा, ना ही जो है फिलोसॉफी के बिना शिक्षा पूरा माना जाएगा। बात भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर ये बातें जो हमने आपको शुरुआत में बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी आगे आपको समझने में। जो सारे मुद्दे लिखे हैं ना, इनको जब मैं समझाऊंगा भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में, ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, चूँकि आपको इसी में ही लगभग ये सारे मुद्दे आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा क्या क्या शामिल हैं। अब जब हम चर्चा करेंगे ना इस पर विस्तार से, तो आपको हर एक मुद्दे को, एक एक चीज़ों को आपको विस्तार समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे मूलभूत चीज़ें यहाँ पर समझाने का प्रयास मेरा यही है कि आप अपने जो है पेपर के बारे में, अपने विषय के बारे में मूलभूत जानकारी जानते हैं या नहीं जानते। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो गया। अगर नहीं जानते थे तो बड़ी अच्छी बात है, आप जान गए। ठीक, कांग्रेचुलेसन। चलिए, तो शिक्षा और दर्शन, यहाँ पर शिक्षा और दर्शन की हमको क्या समझना भैया, सबसे पहले अवधारणा समझनी है। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन इज कॉल्ड टू या इज कॉल्ड, मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट। दर्शन और शिक्षा की अवधारणा को समझना है। मतलब सबसे पहले हम दर्शन के मीनिंग को समझेंगे, अर्थात दर्शन क्या है, फिलोसॉफी की मीनिंग को समझेंगे। फिलोस प्लस सॉफिया, दो शब्दों से मिलकर के बना फिलोसॉफ, मतलब फिलोसॉफी। तो इसको समझेंगे किन किन भाषाओं से आया, कैसे आया, किन तरीके से बना। उसके बाद में दर्शन की परिभाषा को समझेंगे। इसी के साथ साथ हम शिक्षा के अर्थ को समझेंगे और शिक्षा की परिभाषा को समझेंगे। इसके बाद हम प्रकृति समझेंगे, दर्शन और शिक्षा की प्रकृति। व्हाट डू मीन प्रकृति, प्रकृति मीन्स नेचर, नेचर दैट्स कॉल्ड नेचर मेरे भाई। उसको हम नेचर के नाम से जानते हैं। प्रकृति को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में नेचर कहते। कहते तुम्हारा नेचर कैसा है भाई, तुम्हारा नेचर अच्छा नहीं, तुम्हारा नेचर ऐसा
जैसा है वैसा है। तो नेचर समझेंगे हम किसका, दर्शन और शिक्षा का नेचर समझेंगे हम द्वितीय तृतीय अध्याय के अंतर्गत। उसके बाद में अंतर संबंध देखेंगे। अंतर संबंध क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, मतलब डिफरेंट बिटवीन हम देखेंगे, डिफरेंट बिटवीन नहीं, मतलब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड क्या, मतलब फिलोसॉफी एंड एजुकेशन, ध्यान रखेंगे। हम दोनों के बीच में क्या देखेंगे, अंतर संबंध देखेंगे, इंटर रिलेशनशिप देखेंगे। प्रश्न पूछा आता है एग्जाम्स में कि दर्शन और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस कथन की पुष्टि करिए। दर्शन और शिक्षा, दूसरा प्रश्न, दर्शन और शिक्षा की परिभाषा देते हुए, दर्शन और शिक्षा की परिभाषा देते हुए शिक्षा और दर्शन अन्योनाश्रित का संबंध प्रकट करते हैं, कथन की पुष्टि करिए। यह प्रश्न पूछता है कि शिक्षा और शिक्षा और दर्शन शास्त्र की परिभाषा देते हुए उसके अर्थ और उसकी प्रकृति को सुनिश्चित करें। या फिर प्रश्न पूछता है कि शिक्षा में दर्शन का क्या महत्व है, एक शिक्षक के लिए दर्शन की क्या भूमिका होती है, इसको बताने का प्रयास करें। दर्शन क्या होता है, दर्शन की अर्थ परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो मेरे भाई, अगर इन मुद्दों को आपने पढ़ लिया तो आपके प्रश्न जो होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। एक बार में आप तोड़ दोगे प्रश्न को, बस आपको समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, आपको समझ करके चलना है। हर एक मुद्दे को आपको जड़ से समझना है। आप बात ध्यान रखेंगे, अगर आपके पकड़ में जड़ आ गई तो आपको पत्ते और डालों से काम नहीं है मेरे भाई, आपको बस केवल जड़ से काम है। और ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो इसे हमको मिलता है शैक्षिक दर्शन की परिभाषा। शैक्षिक दर्शन क्या होता है, शैक्षिक मतलब होता है शिक्षा से संबंधित। इक प्रत्यय लगा, इसमें इक प्रत्यय लगा है, ध्यान रखेंगे क्या लगा, इक प्रत्यय लगा है। प्रत्यय हिंदी में जो लास्ट में लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और जो आगे लगता है उसको हम जैसे कि प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक। तो प्रत्येक जो है, या फिर प्रतीक कैसे लिखा जाता है, प्रत्येक कैसे लिखा जाता है, प्रत्येक जैसे ही भी लिखा जाता है तो प्रत्येक लिखा है। तो प्रत्येक में क्या है, प्रति जो है ये क्या है भाई, प्रति क्या है, ये प्रति क्या है, उपसर्ग है। ये प्रति क्या है, उपसर्ग है, ध्यान रखेंगे, उपसर्ग है ये, ध्यान रखेंगे। इक जो लगा है यह दिखाता है कि शिक्षा से संबंधित, तो शिक्षा से संबंधित जो दर्शन होंगे, दर्शन का मतलब हमने क्या बताया था कि दर्शन का मतलब क्या होता है भाई, दर्शन का मतलब विचार हमने बताया आपको, हमने दर्शन का मतलब क्या बताया, विचार बताया। तो भाई शैक्षिक मतलब क्या होता है, शिक्षा से संबंधित, दर्शन मतलब क्या, विचार। और इन विचारों की हमको क्या देखनी है, परिभाषा यानी डेफिनेशन देखनी है। एजुकेशनल फिलोसॉफी की हमको डेफिनेशंस यहाँ पर दोनों को मर्ज करके देखनी है कि किस प्रकार से ये अन्योनाश्रिता का संबंध प्रकट करते हैं। ना तो शिक्षा के बिना दर्शन शास्त्र पूर्ण माना जाएगा और ना ही दर्शन शास्त्र के बिना शिक्षा शास्त्र जो है पूर्ण माना जाएगा। तो ये होता है अन्योनाश्रिता का संबंध। मतलब ना तो हम जैसे कि मान लेते हैं मैं टीचर हूँ, अगर आप मेरे पास पढ़ने ना आए तो मैं कितना ही पढ़ा लूँ तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, तो मैं अधूरा तो हूँ। अगर आपको कोई शिक्षक ना पढ़ाए तो आप भी क्या हैं, एक अधूरे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको समझना यह होगा कि शिक्षा जिस प्रकार से शिक्षक और छात्र का संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा में शैक्षिक दर्शन का महत्व उतना ही अधिक होता है। मतलब कि दर्शन और शिक्षा का उतना ही महत्व होता है, मतलब उतना ही संबंध होता है जितना कि एक बात की जाए शिक्षक और छात्र के बीच में होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी तो फटाफट से लाइक करें। यहाँ पर इन सभी मुद्दों को हमें यहाँ पर समझने का प्रयास रहेगा इकाई 1 के अंतर्गत। यहाँ पर 3-4 अध्याय बनेंगे, 5 अध्याय। तो उन अध्यायों को मैं जो पिछले 10 साल के अंतर्गत जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके अकॉर्डिंग सजाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। आपके सिलेबस में अगर बात करें किसी भी विश्वविद्यालय संबंध रखते होंगे, अगर आपके पेपर का नाम शैक्षिक विचार और व्यवहार है तो डेफिनेटली यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। यह बात ध्यान रखेंगे, इससे आपको इधर उधर की बातों को गौर से ध्यान देखना है। और ध्यान रखेंगे जब भी आपका सिलेबस आए तो उसको एक बार आप मिला लीजिएगा। और अगर आपके पेपर का नाम यह है तो ध्यान रखेंगे यही आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अधिकतर यूनिवर्सिटी में शैक्षिक विचार और व्यवहार ही पढ़ाया जाता है बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में। लेकिन हो सकता है पेपर 1 में आपके पास यूनिवर्सिटी में शामिल हो सकता है पेपर 2 में आपकी यूनिवर्सिटी में शामिल हो। तो यह आप लोग देख लीजिएगा। वैसे शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे तो बिना दर्शन के आपको शिक्षा शास्त्र अधूरा माना जाएगा, इसलिए दर्शन शास्त्र आपको पढ़ना है। बात ध्यान रखेंगे, तो इसको आप नकार नहीं सकते, तो इसीलिए इसको पढ़ना परम आवश्यक है। तो बिल्कुल भय और चिंता को त्याग करके आसानी से पढ़ने का प्रयास करें। चलिए
इकाई 2 में प्रवेश करते हैं मेरे भाई। इकाई 2 यानी यूनिट 2। यूनिट 2 में हम जैसे प्रवेश करते हैं, हम दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित विद्यालयों में जो विद्यालयों के आवश्यक पहलू होते हैं, मतलब कि दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित विद्यालयों के आवश्यक पहलुओं के बारे में आपके जो है सिलेबस में बताया गया है। आखिरकार ये विद्यालय के जो पहलू हैं आखिरकार कौन कौन से हैं, इन विचार मतलब पहलुओं के अंतर्गत एक तो आता है द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद को हम क्या कहते हैं, आदर्शवाद के नाम से भी जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं, आइडियलिज्म कहते हैं। ध्यान रखेंगे अंग्रेजी वालों, आइडियलिज्म यानी मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ आइडियलिज्म समझेंगे। आइडियलिज्म क्या होता है, किसने दिया, कैसे कैसे हुआ, किन किन विद्वानों ने समर्थन किया, किन किन विद्वानों ने खंडन मंडन किया, इन समस्त मुद्दों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो द्वंद्ववाद यानी आदर्शवाद को हम यहाँ पर समझने का प्रयास यही रहेगा कि इसको हम विस्तार से आपको समझा दें, इसके समस्त पहलुओं को। यहाँ से एग्जाम्स में लगभग एक प्रश्न एग्जाम से बनता ही बनता है, चाहे वह लघु उत्तरीय का प्रश्न हो, चाहे वह अति लघु उत्तरीय का प्रश्न हो, और चाहे वह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न हो। हालांकि बात करूँ दीर्घ और लघु का ज़्यादा चांस होता है, और यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आदर्शवाद। जबकि प्रकृतिवाद के बारे में बताएं प्रकृतिवाद। दूसरा है आपका प्रकृतिवाद, जो कि क्या है, पहलू है। कैसा पहलू, आवश्यक पहलू किसका, विद्यालयों का, किसके संदर्भ में, दर्शन शास्त्र के संदर्भ में। इतनी बातें यहाँ पर समझना पड़ेगा। प्रकृतिवाद को हम क्या कहते हैं, नेचुरलिज्म कहते हैं। नेचुरल मतलब होता है प्रकृति, और वाद मतलब इज्म, जिस शब्द के लास्ट में इज्म जो होता है आपका, ये सफिक्स जिसको आप कहते हो, अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, और हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जिसमें IESM लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, IESM मतलब होता है वाद या विचारधारा। जिस भी शब्द के अंत में जो ये लगा होता है इज्म, इसका मतलब होता है वाद या विचारधारा। ध्यान रखेंगे इज्म, यहाँ पर भी देखिए इज्म, यहाँ पर इज्म, आप देखेंगे यहाँ पर इज्म, IESM इज्म कहते हैं। तो जिस भी शब्द में इज्म लगा उसका मतलब वाद होता है, फिर विचारधारा होता है। तो हम शिक्षा में प्रकृतिवाद की क्या भूमिका रही है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे, हम प्रकृतिवाद के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकृतिवाद के समस्त मुद्दों को आपको बताने का प्रयास रहेगा। वैसे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, इन सभी को हमने विस्तार से एक ही वीडियो के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया है। बहरहाल हम फिर से इसको बताने का प्रयास आपको अवश्य करेंगे। कोशिश यही रहेगी जितने भी चैप्टर्स में बता रहा हूँ इसको आपके सामने प्रदर्शित करूँ और उसके आपके सामने मैं देने का प्रयास करूं। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका व्यवहारिकता का सिद्धांत, यानी जिसको आप प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में अंतर को लेकर के एग्जाम्स में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन दोनों के अंतर को भी हम समझेंगे, रिलेशनशिप समझेंगे, किन विद्वानों ने दिया, किन ने सपोर्ट किया, किन्होंने खंडन मंडन किया, सभी को बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राग्मेटिज्म। क्या कहते हैं, प्राग्मेटिज्म कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, प्राग्मेटिज्म। प्राग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, प्रयोजनवाद या व्यवहारिकता जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यथार्थवाद। यथार्थवाद को अंग्रेजी में हम रियलिज्म कहते हैं, रियल या फिर वास्तविकवाद। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यथार्थ मतलब होता है सत्यता, तो सत्यवाद या रियलिज्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये चार विचारधाराएं, एक तो आदर्शवाद, दूसरी प्रकृतिवाद, तीसरी प्रयोजनवाद और चौथी यथार्थवाद। इन चार विचारधाराओं को हमको खास करके समझना है और बड़ी अच्छी विचारधारा हैं। अगर इनको समझ लिया तो शिक्षा शास्त्र आपकी मुट्ठी में होगा, कुछ मात्रा में। यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट इकाई 3 में प्रवेश करते हैं। इकाई 3 में जैसे हमने प्रवेश किया तो इससे आपकी लाइट चली गई, अभी तुरंत क्लास स्टार्ट होती है। ठीक, चलिए आ गई लाइट। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जो है आपका इकाई 2 प्रवेश, मतलब कि इकाई 2 ख़त्म हो गया था। इकाई 3 में मैंने प्रवेश किया था, तुरंत बत्ती चली गई थी। और बत्ती जो है एक मूवी बनी है, आपने देखा होगा, बत्ती गुल मीटर चालू, क्या था ऐसे। तो वही वाली हाल हमारे इधर की है, बहुत ज़्यादा। इतने देर में 2 बार 3 बार लाइट चली गई होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, मतलब चलिए 1 मिनट। हाँ, इकाई 3 में मैंने प्रवेश जो है कर लिया था। इकाई 3 के बारे में बताना है आपको। इकाई 3 में शैक्षिक विचार, अब कैसे विचार, ये सब हमने बता ही दिया था। शैक्षिक विचार और योगदान, तो शिक्षा में विचारधाराएं कैसी कैसी हैं और उन्होंने उन विचारधाराओं के माध्यम से शिक्षा किस प्रकार से जो है एक प्रकार से भली भांति आगे बढ़ी है या फली फूली है, आप कह सकते हैं। तो किस प्रकार से शिक्षा फली फूली है, किसके माध्यम से, तो योगदान जो शैक्षिक विचार रहे, मतलब कि जो ऐसे दर्शन या ऐसे विचार जो शिक्षा से संबंधित थे, उनके द्वारा शिक्षा शास्त्र का विकास कैसे हुआ,
शिक्षा शास्त्र में क्या क्या योगदान दिया उन्होंने, इसके बारे में हमको यहाँ पर समझना है। यानी एजुकेशनल थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ, अब किन्होंने दिया भाई, तो शैक्षिक विचार अधिक मात्रा में किन्होंने दिया और बहुत सारे विद्वानों ने योगदान भी दिया, और आखिरकार इससे शिक्षा किस प्रकार से आगे बढ़ी, इसको भी हमको इसी में समझना है। अब एक एक विद्वानों को हम देखेंगे, जैसे कि श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो को अंग्रेजी में श्री अरबिंदो ही कहते हैं। श्री अरबिंदो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है, ध्यान रखेंगे। तो इनके बारे में हम, श्री अरबिंदो एक बड़े विचारक रहे हैं और दर्शन शास्त्री की बात की जाए, दर्शन शास्त्री रहे हैं और विद्वान रहे। तो इनके अरबिंदो के बारे में, मतलब कि श्री अरबिंदो जो हैं, इनके द्वारा जो शिक्षा में योगदान दिए गए, इनके द्वारा जो विचारधाराएँ दी गई, उन विचारधाराओं को बारे में, उन योगदान के बारे में हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हैं आपके गीजू भाई। गीजू भाई के बारे में भी सेम प्रोसेस, हम योगदान विचार, गीजू भाई कौन थे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें शिक्षा में क्या योगदान दिया, कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया, इन समस्त मुद्दों को हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आपको पता होगा सभी लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में देखेंगे। शिक्षा शास्त्र अगर आप पढ़ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में ना पढ़ें तो एक प्रकार से बहुत बड़ी प्रकार से हानि होगी। आप बात ध्यान रखेंगे, शिक्षा जगत में बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बहुत अच्छा कार्य किए हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके गांधी जी, और गांधी जी को तो कोई नकार ही नहीं सकता, गांधी जी अद्वितीय है। इसी प्रकार से तो गांधी जी के योगदानों के बारे में, इनके द्वारा जो वर्धा शिक्षा योजना, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं को देखेंगे और किस प्रकार शिक्षा शास्त्र में इन्होंने वृद्धि करी है, शिक्षा शास्त्र को आगे बढ़ाया, भारतीय शिक्षा शास्त्र को, उसको देखेंगे। इसी प्रकार से विवेकानंद जी, जो कि प्रकार से अमेरिका के शिकागो में भी जा करके कहीं न कहीं पे हिंदी में भाषण दे करके और वहाँ पर ख्याति प्राप्त की, तो इन सभी लोगों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इतने लोग आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, इनको हम देखने का प्रयास करेंगे विशेष तौर पर। तो निश्चित तौर पर इतने चीज़ें हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। वहीं नेक्स्ट इकाई 4 में हम प्रवेश करेंगे, यानी यूनिट 4 में, ठीक। अब यूनिट 4 में आपको शैक्षिक अभ्यास दिया हुआ है। शैक्षिक अभ्यास में बात की जाए क्या क्या आता है, जैसे बालवाड़ी और किंडरगार्टन। ये अब किंडरगार्टन एक प्रकार से क्या है, एक व्यवस्था होती है, एक प्रणाली है। किंडरगार्टन एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक प्रणाली दी थी और शिक्षा से संबंधित एक पद्धति बोल सकते हैं। तो किंडरगार्टन की पद्धति जो शिक्षा से संबंधित है, उस पद्धति के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी है, ठीक। पद्धति थोड़ा गलत लिख गया, तो उस पद्धति के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो पद्धति के बारे में, जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसके बारे में, प्रणाली या पद्धति के नाम से जो है इन्होंने दिया, उसके बारे में देखेंगे। तो बालवाड़ी या फिर किंडरगार्टन, जिसको अंग्रेजी में किंडरगार्टन जो है एक प्रकार से प्लान के नाम से जाना आता है। उसके बाद में मेरिया मॉन्टेसरी एक जो है महिला हैं, और इन्होंने अपनी जो है एक प्रकार से चीज़ें बताई, अपनी विचारधाराएँ दी, अपने योगदान दिया शिक्षा के क्षेत्र में, और इनके द्वारा शैक्षिक अभ्यास से संबंधित एक प्रणाली है, कैसे कैसे व्यक्ति को पढ़ाया जाए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। मॉन्टेसरी के विचार क्या रहे हैं, मेरिया मॉन्टेसरी। और वहीं नेक्स्ट है आपके डाल्टन ने एक योजना दी थी, यानी प्लान दिया था, एक प्रणाली बनाई, इसका नाम है डाल्टन प्रणाली या डाल्टन योजना, उन्हीं के नाम पर पड़ गई, इसको हमको समझना है। उसके बाद में परियोजना विधि, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड जो है शिक्षा शास्त्र में पढ़ने का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लगभग ये सारे के सारे आपके पाठ्यक्रम में संकलित सिलेबस हैं। पहले हम दर्शन और शिक्षा की अवधारणा देखेंगे, उसकी प्रकृति देखेंगे, उन दोनों के बीच में अंतर संबंध देखेंगे। दूसरा, शैक्षिक दर्शन की परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद में हम दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित विद्यालयों के आवश्यक पहलुओं को जानते हुए द्वंद्ववाद या आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म के बारे में, या फिर व्यवहारवाद, या फिर एक प्रकार से प्रयोजनवाद या प्रैग्मैटिज्म जिसको कहते हैं, इसके बारे में, यथार्थवाद या रियलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम इकाई 3 में प्रवेश करने के बाद में शैक्षिक विचार और शिक्षा में योगदान विभिन्न विद्वानों का रहा, उनके बारे में समझेंगे। उनमें श्री अरबिंदो, गीजू भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी और स्वामी विवेकानंद के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में इकाई 4 में प्रवेश करने के बाद में शैक्षिक अभ्यास में हम बालवाड़ी या किंडरगार्टन व्यवस्था, मॉन्टेसरी व्यवस्था, डाल्टन योजना, डाल्टन प्रणाली, और उसके बाद परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड, डाल्टन प्लान, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, ठीक, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इतनी चीज़ें हमने आपको बता ही दी। तो यहाँ पर देखिएगा एजुकेशन प्रैक्टिसेस शैक्षिक अभ्यास का नाम है, ध्यान रखें इतनी बात। इतने सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए। अगर क्लियर हुए तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, अपने सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पेपर 1 से संबंधित अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, गुड नाइट।